स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। इतने बच्चे ज्वाइन हो गए। मैं 3-4 मिनट बाद ये मीटिंग को लॉक कर दूंगा, ठीक है? या तो बच्चों को ज्वाइन कर लें। 10:05 में मैं मीटिंग को लॉक कर दूंगा। 22 हो गए हैं। बंद हो गए। हमें लास्ट लेक्चर में कहाँ तक किया था, अगर कोई बच्चा बता सके मुझे? क्या हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस समझ ली थी? प्रिंसिपल प्लेन मैंने बता दिया था आप लोगों को क्या होते हैं? एनीवन? प्रिंसिपल कांस्टेंट तक पढ़ाया था। कहाँ तक? प्रिंसिपल ऑफ कंसंट्रेशन। अरे इससे तो आगे पढ़ा चुका मैं। तुम कौन बोल रहे हो बच्चा? स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बाद मैंने आपको प्रिंसिपल प्लेन बताए थे ना, एक लेक्चर लगा था जब। मल्टीपल स्ट्रेस लगती है, वो प्रिंसिपल प्लेन किस चीज को बोलते हैं? कौन सा बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं? शेयर कहाँ है तुम्हारा यार? बोलेगा कोई बच्चा? प्रिंसिपल प्लेन पढ़ा था नहीं पढ़ा था? धीरज, अरमान, अंशु? हेलो। हाँ बोलो। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, वो प्रिंसिपल प्लेन आपने पढ़ा दिया था जिसपे अच्छा, मल्टीपल स्ट्रेस आपने बताए थे। जिनका रिजल्टेंट जिन प्लेन्स पर मैक्सिमम और मिनिमम होगा उन प्लेन्स को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल प्लेन। ये बताया था ना मैंने। सर एक बार आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दोबारा दे दो तो थोड़ा हमें हेल्प हो जाएगी, इसलिए कोई बच्चा बोल नहीं रहा क्योंकि क्लियर नहीं है थोड़ा सा उनको। ठीक है ठीक है, ओके। चलो हाँ थैंक यू स्टार्ट करते हैं। सर। देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। अब देखो, प्रिंसिपल प्लेन एक बार, और वो तो मैंने तुम्हें मोटा मोटा बताया था। एक्चुअल टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगी? देखो, ये कोई एक बॉडी है, एक कोई ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक लगा लो। उसका मैंने एक फ्रंट व्यू बनाया है, ठीक है? अब उस ब्लॉक के ऊपर देखो मल्टीपल स्ट्रेस लग रही है। यहीं से बताऊंगा प्रिंसिपल प्लेन कैसे होगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। उस ब्लॉक के ऊपर आपकी यहाँ से देखो, ये एक ब्लॉक है। इस पर देखो एक्सट्रैक्शन में एक स्ट्रेस लग रही है, टेंसाइल। देखो हमें अभी हम सिर्फ टेंसाइल का एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ ना, उसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखो, इस ब्लॉक का एक फेस लिया है, क्योंकि 2D में हम एक ही व्यू बना पाएंगे, अदरवाइज 3D व्यू तो अभी दिखा दूंगा मैं तुम्हें। ये एक ब्लॉक है। इस पर देखो, इस पर हर टाइप की स्ट्रेस स्ट्रेस लग रही है। एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस भी लग रही है, वाई डायरेक्शन में भी नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है, और इसके ऊपर शेयर स्ट्रेस भी लग रही है। अब आप कहोगे सर ये तो 4 शेयर स्ट्रेस दिख रही है। एक्चुअली में एक ही शेयर स्ट्रेस है। शेयर स्ट्रेस हमेशा पेयर्स में आती है। मान लो देखो, एक ब्लॉक होगी, हमने कहीं ना कहीं तो रख रखी होगी। मान लो ये हमने ये ब्लॉक इस सरफेस पर ऐसे रख रखी है, ठीक है? ऐसे रख रखी है सरफेस पर हमने ये ब्लॉक, यहाँ से ये हिस्सा हमने इसका फिक्स कर रखा है, ठीक है? ठीक है। और शेयर स्ट्रेस कैसे लगेगी? किसी भी सरफेस के पैरेलल लगेगी। तो ये जो आपको टाउ एक्स वाई दिख रहा है, ये क्या है? जो डीसी वाला प्लेन है,
इसके पैरेलल लग रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हमने एक पैरेलल फोर्स लगाई उसकी वजह से एक शियर स्ट्रेस जनरेट हुई, ठीक है। अब जो नीचे की तरफ सिर्फ फेस है उसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में भी तो स्टैटिकली बैलेंस करना हमें पूरे के पूरे ब्लॉक को, तो इसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में वही टाउ एक्स वाई यहाँ पर भी आपको दिखेगा, तभी स्ट्रेस लगेगी ना। अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो तो ब्लॉक को अपने साथ मूव करके ले जाएगा। देखो जब आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हो दो चीजें पॉसिबल है बॉडी के अंदर, या तो वो बॉडी मूव करेगी या बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन होगी, तीसरा कुछ चेंज नहीं होगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है या ये दोनों इंडिविजुअली आ सकती है। पहली कंडीशन क्या, आप देखो किसी भी बॉडी पर आपने फोर्स लगाई, वो फोर्स दो काम करेगी, या तो वो बॉडी को मूव करेगी, अगर वो बॉडी को मूव नहीं कर रही तो उसको डिफॉर्म करने की टेंडेंसी होगी। और कोई बॉडी मूव कब होगी, जब उस पे नेट फोर्सेज का सम नॉन जीरो आ रहा होगा। किसी बॉडी पर आपने कुछ फोर्सेज लगाई, कोई बॉडी मोशन में कब होगी, कोई भी बॉडी जब उस पर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रही होगी और उस एक्सटर्नल का नेट फोर्स आपका नॉन जीरो हो रहा होगा, तो बॉडी आपकी मोशन में आएगी। और बॉडी स्टेशनरी और डिफॉर्म कब करेगी, बॉडी के ऊपर नेट फोर्सेज लग रही हैं लेकिन उन नेट फोर्सेज का सम आपका जीरो हो रहा है, फोर्सेज एक्सटर्नल लग रही है, हर डायरेक्शन में लग रही है और नेट सम जीरो हो गया, तो बॉडी मूव नहीं करेगी लेकिन उसके अंदर डिफॉर्मेशन होगी। आप ये एग्जांपल लेके चलो, देखो सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा एक्स कब प्रोड्यूस हुआ होगा, जब इस डायरेक्शन में आपने कोई फोर्स लगाई होगी एक्स, और इसके इक्वल एंड अपोजिट आपने यहाँ पर भी तो एक फोर्स एफ लगाई होगी। जब आपने इस फोर्स को एरिया से डिवाइड किया होगा तब आपको इस सिग्मा एक्स की वैल्यू मिली है। लेकिन अब ध्यान से देखो, अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपने दूसरी डायरेक्शन में लगाई है। आपने बॉडी को तो फोर्सेस का नेट सम जीरो हो गया, इसलिए बॉडी मोशन में नहीं आएगी, लेकिन बॉडी के अंदर क्या होगी, डिफॉर्मेशन। और इस फोर्स की वजह से किस टाइप की हाँ बोलो सर। मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये ब्लॉक है, इस पे एक हाँ। साइड से फोर्स लगेंगे और दूसरी साइड से भी हम सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे, तो सर ना हाँ। तो बॉडी मूव करेगी ना डिफॉर्म होगी, तो सर फिर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, किसने इससे कहा क्या डिफॉर्म, करेंगे? नहीं बॉडी डिफॉर्म क्यों नहीं होगी, आपने इस तरफ टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो, ये वाली डायरेक्शन आपकी लोंगेट होना स्टार्ट होगी। सर अगर आप कंप्रेसिव लगाते हैं तो हाँ हाँ, तो देखो ना तो बॉडी मूव होगी, तो जो और जो ना इफेक्ट डिफॉर्म होगी। क्यों का आप कंप्रेसिव इस तरफ इस डायरेक्शन में कंप्रेशन लगाओगे ना। हाँ इस साइड सर देखो, जैसे आपने अभी वो कर्सर है ना, यहाँ पे हमने कंप्रेसिव लगाई और इसके अपोजिट भी हमने कंप्रेसिव लगाई सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, तो ये बॉडी मूव भी नहीं हो पाएगी और डिफॉर्म भी नहीं हो रही। डिफॉर्म होगी, आपने मान लो चारों तरफ कंप्रेसिव फोर्स लगाई तो ब्लॉक कंप्रेस होके उसका साइज कुछ इतना हो जाएगा, अगर दोनों तरफ कंप्रेसिव फोर्स लगाओ। दिख रहा है जो मैंने नई नई ब्लॉक बनाई है। अब आप अपने हाथ में बैलून लेते हो, बैलून को दबाना स्टार्ट करो चारों तरफ से, वो सिकुड़ जाता है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ जो इमेजिन कर सकते हो, एक स्पंज होता है, स्पंज को चारों तरफ से दबाओ, क्या होगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा ना। सर वुडन ब्लॉक तो नहीं होगा, जैसे हमने अपने वो हाथ से अरे वो तुम इमेजिन नहीं कर पाते, डिफॉर्मेशन होता है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट का डिफॉर्मेशन होता है। अब हम तो यहाँ मेटल की बात कर रहे हैं, जब तक फोर्स का अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होगा आप उसको फील नहीं कर पाओगे, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल में उसके अंदर डिफॉर्मेशन कुछ ना कुछ हो रही है। ओके सर। फोर्सेज के अमाउंट पे डिपेंड होते हैं ना, कितनी ज्यादा डिफॉर्मेशन होगी। डिफॉर्मेशन बहुत नैन माइक्रोन से लेके मीटर तक हो सकती है, वो हम कितना फील कर पाते हैं नेचुरल सेंसेस से। आप हर टाइप की डिफॉर्मेशन को फील थोड़ी ना कर पाओगे, समझ रहे हो। तो अगर एक बॉडी पर फोर्स लग रही है उसके दो ही इफेक्ट हो सकते हैं, या तो वो बॉडी को मूव करेगी या वो बॉडी को डिफॉर्म करेगी, ठीक है। ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। अब देखो शेयर स्ट्रेस यहाँ पर लगी, इसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर भी आपकी शेयर स्ट्रेस लगेगी, ठीक है। ये टाउ एक्स वाई लगेगी, ये तो इक्वल एंड अपोजिट लग गई। लेकिन ध्यान से देखो, अब ये जो दो दो स्ट्रेस या फोर्स लग रही है ये आपस में कपल जनरेट कर रही है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कपल बन रहा है। इसी डिस्टेंस पर दो फोर्सेज लगेंगी, उनके बीच में कपल आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में कुछ, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये अगर इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है
तो एक मूवमेंट या कपल जनरेट करेगा, जिसकी वजह से ब्लॉक क्या करेगी, रोटेट होने की कोशिश करेगी। लेकिन ब्लॉक स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी क्यों हुई? इस कपल को ओवरकम करने के लिए जो इस ब्लॉक के दो रिमेनिंग फेस रह गए ना, उन फेसिस पर एक कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस जनरेट होगी इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये तुम्हारी जिस बच्चे ने बुक खरीद ली, इस डायरेक्शन को चेंज कर लेना, इन्होंने गलत दे रखी है, ये डायरेक्शन ऐसे आएगी, इसको ठीक कर लेना अपनी बुक के अंदर, ठीक है। तो जो शियर स्ट्रेस है हमेशा पेयर्स में आएंगी, और जब भी दिखेगी आपको चारों के चारों फेस पर ही दिखेगी। ये आपको चारों के चारों फेस पर जो शियर स्ट्रेस दिख रही है, एक ही शियर स्ट्रेस लग रही है बॉडी के ऊपर, ठीक है। एक ये चीज ध्यान रखना शियर स्ट्रेस के केस में। अब आते हैं कि इनका इफेक्ट क्या होगा। अब देखो, इस बॉडी के अंदर हमें 2D स्टडी करनी है, 3D स्टडी करनी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, इसलिए मैं 2D के एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। जब 2D स्टडी करोगे, आपको इस बॉडी के अंदर ऐसे दो प्लेन मिलेंगे, उन पर वो प्लेन किसी भी एंगल पर हो सकते हैं। देखो इन्होंने कोई एक प्लेन ले रखा है, इन्होंने ही ना ये वाला प्लेन ले रखा है, एसी प्लेन। ये जो मैं ग्रीन ग्रीन लाइन से दिखा रहा हूँ, ये एक आपका एसी प्लेन है, ये किसी एंगल थीटा पर ले रखा है। इस प्लेन पर हम नेट जो नॉर्मल है, नेट नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करेंगे और नेट शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। ये जो तीन लग रही थी ना पूरी बॉडी के ऊपर, अब उन तीनों स्ट्रेस के दो ही इफेक्ट होंगे, एक नॉर्मल इफेक्ट होगा और एक शियर इफेक्ट होगा। नॉर्मल इफेक्ट की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस आएंगी, शियर इफेक्ट की वजह से शियर स्ट्रेस आएंगी, ठीक है। तो कोई प्लेन, हमने एक प्लेन कंसीडर कर लिया किसी भी एंगल थीटा पर, और उस एंगल थीटा पर हम नेट नॉर्मल फोर्स निकाल रहे हैं और नेट शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे आप जैसे जैसे थीटा की वैल्यू चेंज करते रहोगे, आपको अलग अलग प्लेन मिलते रहेंगे। ऐसे ऐसे थीटा की वैल्यू चेंज करते करते आपको इस बॉडी के अंदर ऐसे दो प्लेन मिलेंगे, जिन प्लेन्स के ऊपर आपकी जो शियर स्ट्रेस है ना, टाउ, शियर स्ट्रेस को हम टाउ से डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं शियर स्ट्रेस को, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो हमारी बॉडी के अंदर ये तो दिख नहीं रहा, तो इस बॉडी के अंदर ऐसे दो प्लेन होंगे जिनके अंदर जो आपकी नेट शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी ना, 0 होगी। उन प्लेन्स के ऊपर नेट शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी, तो ऐसे ही उन दो प्लेन्स को हम बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन्स। ये टेक्निकल डेफिनेशन है प्रिंसिपल प्लेन। ऐसे प्लेन जिन प्लेन्स पर आपकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाए, उन प्लेन्स को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन। और उन्हीं प्रिंसिपल प्लेन्स पर आपकी सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस होगी। उन दो प्लेन्स पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू एक प्लेन पर मैक्सिमम होगी और एक प्लेन पर मिनिमम होगी, ठीक है। या एक प्लेन पर मैक्सिमम टेंसाइल होगा या और दूसरे प्लेन पर मैक्सिमम कंप्रेसिव होगा, लेकिन उन प्लेन्स पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। एक बात। दूसरी बात, वो जो दो प्रिंसिपल प्लेन आपको मिलेंगे, वो दोनों के दो प्रिंसिपल प्लेन आपस में 90 डिग्री पर होंगे। मान लो एक प्रिंसिपल प्लेन अगर मुझे यहाँ पर मिला ना, तो दूसरा प्रिंसिपल प्लेन इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बना दो, तो ऐसे, और उन दोनों प्रिंसिपल प्लेन के बीच में एंगल, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। अगर एक प्रिंसिपल प्लेन ये है, तो इसके 90 डिग्री पर जो दूसरा प्लेन होगा वो भी आपका प्रिंसिपल प्लेन होगा, ठीक है। इन दोनों प्लेन्स पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस प्रेजेंट होगी। अब वो नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकालने, वो फॉर्मूला आपको मैं बता दूंगा, डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। प्रिंसिपल प्लेन के रिगार्डिंग मैंने आपको दो बातें बताई है, दोनों याद रखनी है। पहली बात, प्रिंसिपल प्लेन पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी और दोनों के दो प्रिंसिपल प्लेन क्या होंगे, आपस में 90 डिग्री पर होंगे। जो प्लेन आपस में 90 डिग्री पर हो, उन प्लेन्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन, अगर समझने के लिए याद रखना चाहे, ठीक है। फिर आते हैं, ये तो बात हो गई कि हमें सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस देखनी है। अब मटेरियल आपके कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ जैसे कि ब्रिटल मटेरियल होते हैं, वो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से फेल होते हैं। डक्टाइल मटेरियल होते हैं, वो शियर स्ट्रेस की वजह से फेल होते हैं। प्रिंसिपल प्लेन तो हमने देख लिया कि नॉर्मल स्ट्रेस होगी, जिस प्लेन के अंदर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगी हम उस प्लेन को सेव कर लेंगे, तो मेरा पूरा का पूरा मटेरियल, अगर ब्रिटल मटेरियल है, वो पूरा का पूरा
शेप हो जाएगा। अगर हम डक्टाइल मटेरियल का यूज कर रहे हैं तो हमें ऐसे प्लेन का भी पता होना चाहिए जो उस प्लेन के अंदर, किस प्लेन के अंदर आपकी शियर स्ट्रेस मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रही है। तो उस प्लेन को हम बोलते हैं टाउ मैक्स प्लेन। टाउ टाउ का मतलब शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो ऐसा प्लेन जिसके ऊपर शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ऐसा प्लेन जिसके ऊपर शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उस प्लेन को हम नाम देंगे टाउ मैक्स प्लेन। ऐसे ही लिखोगे आप उस प्लेन को भी, टाउ मैक्स प्लेन। इस प्लेन पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी और जरूरी नहीं है कि इस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो। इस प्लेन पर शियर स्ट्रेस तो मैक्सिमम होगी और नॉर्मल स्ट्रेस भी होगी। जरूरी नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेस 0 हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगी। पहली बात टाउ मैक्स प्लेन के रिगार्डिंग। और दूसरी बात, जो आपका टाउ मैक्स प्लेन होगा वो प्रिंसिपल प्लेन के 45 डिग्री पर होगा हमेशा। बातें ध्यान रखना, इनको लिख लो कहीं पर लिखना चाहो तो। ये जरूरी है आपको याद रखने कि जो आपका टाउ मैक्स प्लेन होगा वो प्रिंसिपल प्लेन के 45 डिग्री पर होगा हमेशा। 1 या 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। टाउ मैक्स प्लेन पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 भी हो सकती है और नॉन 0 भी हो सकती है, ये वैल्यू के रिगार्डिंग। और जो टाउ मैक्स प्लेन की पोजीशन होगी वो प्रिंसिपल प्लेन के 90 डिग्री पर होगी। ठीक है, ये तो अब आप प्रिंसिपल प्लेन समझ गए होंगे। प्रिंसिपल प्लेन आपको क्या देते हैं, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस देते हैं और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस देते हैं अलग अलग एंगल पर। जब आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे, अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लेन्स पर स्ट्रेच की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का। ये देखो, जो ये जो सिग्मा 1 दिखा रखा है आपको, ये है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। और जो प्रिंसिपल प्लेन्स पर आपकी स्ट्रेस होगी उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल प्लेन पर जो स्ट्रेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस। और उस स्ट्रेस का नेचर क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस होगी। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना, डेरिवेशन में हमारे सिलेबस। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, ये है मैक्सिमम का, कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ये मैक्सिमम के लिए हो जाएगा। और जब मिनिमम निकालना होगा सिग्मा 2, सॉरी, जब आप सिग्मा 2 निकालते हुए चलोगे, जब आप सिग्मा 2 की वैल्यू, सिग्मा 2 क्या होती है, सिग्मा 1 है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन और सिग्मा 2 है मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो सिग्मा 2 कैसे होंगे, जहां पर ये प्लस आ रहा है ना, जब आप इस प्लस की जगह माइनस साइन कर दोगे तो आपको क्या देगा, सिग्मा 2 की वैल्यू। जैसे कि ये नीचे दिया हुआ है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू दिस, और ये आ गया अपना सिग्मा 2। सिग्मा 2 क्या है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, और सिग्मा 1 क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना। डेरिवेशन देखो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं है। जब ऑफलाइन क्लास लगेगी, अगर कोई एक्स्ट्रा टाइम मिला मैं आपको डेरिवेशन करा भी दूंगा। ठीक है, ये तो बात हुई मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की। अब बात आती है टाउ मैक्स की वैल्यू भी तो निकालने, जिस प्लेन पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो उसकी वैल्यू कैसे होगी, वो सिंपल है, उसमें कुछ ज्यादा याद नहीं रखना। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, देखो, तो इस पे हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं लिख देता हूँ कहाँ से होगा। देखो, जो हमारी टाउ मैक्स होगी, टाउ मैक्स आपकी क्या होगी, टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1, माइनस सिग्मा 2 बाय 2। दिख रहा है ना सबको, या दोबारा लिखूं, रुको मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूँ।
देखो क्या होगा, टाउ मैक्स, जो आपका टाउ मैक्स होगा, टाउ टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। जब आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा तो टाउ मैक्स में कुछ ज्यादा याद नहीं करना है, क्या होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2। प्रिंसिपल प्लेन आप समझ चुके हो, जिस भी प्लेन पर आपकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाएगी उसी प्लेन को हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल प्लेन। और जिस भी प्लेन पर आपकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, टाउ मैक्स प्लेन। ठीक है, किसी बच्चे को कुछ डाउट एक बार पूछ लो, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। एक बार कोई बच्चे को कुछ डाउट हो, क्योंकि आप घर पर रिवाइज तो करते नहीं हो, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तुमको यही नहीं पता था मैंने कहाँ तक करवा दिया आज। बताओ किसी बच्चे को कुछ डाउट हो तो। प्रिंसिपल प्लेन बताया मैंने आपको आज दोबारा, फिर मैंने आपको टाउ मैक्स प्लेन बताया। दोनों प्लेन के बीच में एंगल, दोनों प्लेन के बीच, प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। टाउ मैक्स प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन के बीच में एंगल होगा, क्या एंगल होगा, उन दोनों प्लेन के बीच में एंगल होगा आपका 45 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड आएगा सर। देखो मैं आपको ना एक बार बता रहा हूँ। देखो ये कोई आपकी ब्लॉक है, दिख रही है ना आपको, मैं कुछ बना रहा हूँ तो दिख रहा है। हाँ ये देखो, यस सर। रुको, एक बार और, अरे यार ये व्हाइट बोर्ड चला गया, 2 मिनट भाई। देखो अब मैं आपको 2-3 प्लेन बना के दिखा रहा हूँ। पहले मैं सिर्फ एक स्ट्रेस लेके चल रहा हूँ। मान लो ये मेरी एक ब्लॉक है, कंसीडर करो इस ब्लॉक पर सिर्फ एक स्ट्रेस लग रही है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ सिग्मा एक्स। ठीक है, अब देखो सिर्फ एक स्ट्रेस लग रही है बॉडी के ऊपर। अगर आप ध्यान से देखो, ये मैं ए बी सी और डी नाम दे दिए। अगर आप ध्यान से देखो जो आपका प्लेन एडी है ना, प्लेन एडी दिख रहा है ना सबको, तो ये जो आपको प्लेन एडी दिख रहा है जो मैं ब्लू लाइन से दिखा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा भी कंसंट्रेट करो तो इस प्लेन पर सिर्फ सिग्मा एक्स लग रहा है, इस प्लेन पर कोई शियर स्ट्रेस नहीं लग रही है। इसलिए आपको सो में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया गया। तो ये ऑटोमेटिकली जो आपका एडी वाला प्लेन है ना, अरे अपना माइक ऑफ करो, कौन सा बच्चा है ये, ध्यान से देखो, जो ये आपका प्लेन एडी है इस पर कोई शियर स्ट्रेस लगी नहीं रही, तो इस प्लेन एडी पर आपकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और ऐसी प्लेन बीसी को देखो, ये वाला प्लेन बीसी, इस बीसी प्लेन पर भी कोई शियर स्ट्रेस नहीं दिख रही आपको, सिर्फ सिग्मा एक्स लग रहा है, तो ये बीसी प्लेन भी आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा। तो या इस ब्लॉक में आपको बिना कुछ कैलकुलेट करे ही 2 प्लेन ऐसे मिल गए जिन प्लेन पर आपकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, 0। तो प्लेन एडी और प्लेन बीसी आपका क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल प्लेन्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इन प्लेन्स पर 45 डिग्री पर ये एंगल, मान लो ये एंगल 45 डिग्री का हो गया। ठीक है ना, ये वाला मैं दूसरे 2 मिनट में कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ। ए बी और डीसी में नहीं होगा, बता रहा हूँ भाई, रुको थोड़ा पेशेंस रखो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। देखो अब एडी प्लेन आपका प्रिंसिपल प्लेन हो गया, बीसी प्लेन आपका प्रिंसिपल प्लेन हो गया। अब जैसे इन प्लेन्स पर आप 40 डिग्री पर नए प्लेन जनरेट करोगे ना, ये जो 2 लाइनें लगाई हैं मैंने रेड कलर से, ठीक है, अब जो अपनी अब मान लो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना, ये इन प्लेन्स के बीच में ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। तो प्रिंसिपल प्लेन के साथ में जो भी प्लेन 45 डिग्री का एंगल बनाएगा ना, उसी प्लेन पर आपकी जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो ये जो 45 डिग्री पर मैंने 2 प्लेन बनाए हैं ना, ये प्लेन होंगे आपके टाउ मैक्स के प्लेन। इन प्लेन्स पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी और यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू कुछ होगी। इन दोनों प्लेन्स पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू नॉन जीरो होगी
और शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। समझ रहे हो? अब कुछ क्लियरिटी आई जब मैंने सिर्फ एक ही स्ट्रेस लगा के दिया आपको? वो तो एक्चुअल लाइफ प्रॉब्लम होती है जब मल्टीपल स्ट्रेस लगती है। मैंने आपको सिर्फ एक स्ट्रेस लगा के बताया कि जब सिर्फ एक ही स्ट्रेस लग रही थी बॉडी पर, तो जो प्लेन आपको साफ दिख रहे थे ना, एडी और बीसी वाला प्लेन, वो आपके प्रिंसिपल प्लेन थे। और इन्हीं प्रिंसिपल प्लेन्स पर आप 45 डिग्री पर दो प्लेन बना दो, वो दोनों प्लेन आपके क्या होंगे? टाउ मैक्स प्लेन होंगे। ठीक है? अब किसी बच्चे को कुछ डाउट? ठीक है, अब मैं देखो आपको वाई डायरेक्शन में, हाँ बोलो। वो सर कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है, अगर कोई वेटिंग में हो तो आप उनको ले सकते हो। आज मैंने अभी तक लॉक ही नहीं करी है मीटिंग, आवाज नहीं आ रही तो मैंने लॉक नहीं करी। जैसे देख लो सर, अगर आप ले सको तो ले लो। अरे मैंने लॉक नहीं करी है मीटिंग, कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है अभी से। आवाज आनी स्टार्ट हो जाएगी मैं लॉक कर दूंगा। अब तुम शांत बैठे तो मैं लॉक क्यों करूंगा? मुझे तो शांति के लिए लॉक करता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। अब एक प्लेन ये यहाँ पर आ गया। ये देखो प्लेन आपके क्या होंगे? 2D प्लेन होंगे हमेशा। अब मान लो वाई डायरेक्शन में मैं लेके चल रहा हूँ, सिग्मा वाई और सिग्मा वाई। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में प्लेन ये एक ही है, ये एक ही प्लेन है। जब आप कोई बीच में एक लाइन ड्रॉ करोगे ना, ये प्लेन का काम करेगी एक प्लेन का। अब इस प्लेन पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और इस पे भी सिग्मा वाई ऐसे लग रहा है। वो मैं आपको धीरे धीरे थोड़ा स्पेसिफिक होता जा रहा हूँ प्लेन कंसीडर करने पर। पहले मैंने आपको प्लेन का कुछ ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं बताया था। अब देखो ये जो प्लेन है ना, जो पूरा का पूरा 90 डिग्री पर हो रहा है, ये देखो ये भी एक ही प्लेन है, ये भी एक ही प्लेन है, ये भी एक ही प्लेन है। जब तक प्लेन के बीच में एंगल का डिफरेंस नहीं आएगा ना, आप उनको डिफरेंट डिफरेंट प्लेन नहीं बोलोगे। प्लेन के बीच में जब एंगल का डिफरेंस आएगा तब आप उनको डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स बोलोगे। क्योंकि जब सेम एंगल पर होंगे तो फोर्स को तो हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सिग्मा एक्स यहाँ पर भी मूव वही होगी और सिग्मा सिग्मा वाई यहाँ पर भी उतनी ही होगी और सिग्मा वाई यहाँ पर भी उतनी ही होगी। जब इस प्लेन का एंगल चेंज हो जाएगा तब आपकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है ना? अब जो ये वाला प्लेन है, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला, इस प्लेन पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है तो प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा। और इसी प्लेन पर आप जब 45 डिग्री एंगल पर जब 45 डिग्री एंगल पर दो प्लेन ड्रा कर दोगे, वो दो प्लेन आपके क्या हो जाएंगे? टाउ मैक्स प्लेन। कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, किसी बच्चे को अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है, फिर मैं आपको थ्योरी ऑफ फेलियर पर लेके चल रहा हूँ। पेन आ गई सबके पास? किसी बच्चे को कुछ भी डाउट? एनी डाउट? आगे चलूं? प्रिंसिपल प्लेन का कंसेप्ट तुम्हें मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ कैलकुलेट करना नहीं समझा रहा। कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दो फॉर्मूले हैं, तुम इन दो फॉर्मूलों को याद कर लो, काफी है। सेकंड चैप्टर इन दो फॉर्मूलों पे चलेगा पूरा। एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, और कुछ कैलकुलेट करना तुम्हें नहीं बता रहा मैं तुम्हें सिर्फ कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों इतने जरूरी है टाउ मैक्स प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, आप देखो हमें पढ़नी है हमारे सिलेबस वैसे तो थ्योरी ऑफ फेलियर टोटल मिला के 6 थ्योरी ऑफ फेलियर होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 है। मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। प्रिंसिपल स्ट्रेस कहाँ पर होगी? प्रिंसिपल प्लेन पर। और प्रिंसिपल प्लेन पर स्ट्रेस का नेचर क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस होती है। तो उस थ्योरी को हम मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी भी बोलते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी भी बोलते हैं। और जिस इंसान ने इस थ्योरी को दिया था उसके नाम पर इस थ्योरी का हमने नाम रख दिया था। उस थ्योरी को बोलते हैं हम रैंकाइन थ्योरी। ये वाली कहाँ गई? ये देखो, एक रैंकाइन थे, अच्छे फिजिक्स थे, अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल में फेलियर की स्टडी की। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने फेल होने का क्राइटेरिया दे दिया कि कोई भी बॉडी कब फेल होगी, जब अगर आप डक्टाइल मटेरियल का यूज कर रहे हो और
डक्टाइल मटेरियल में फेलियर कब होगा, उनके अकॉर्डिंग जो रैंकाइन थे उन्होंने क्या कहा कि कोई बॉडी फेल तब होगी डक्टाइल, पहले डक्टाइल मटेरियल का कर लेते हैं। डक्टाइल मटेरियल कभी भी तब फेल होगा जब उनके अंदर जो प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू है ना, उस मटेरियल की यील्ड स्ट्रेस से या तो ज्यादा हो या उसके बराबर हो जाएगी, तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। मतलब कि वो कहना क्या चाह रहे थे, रैंकाइन जी क्या कहना चाह रहे थे, जब सिग्मा 1 या सिग्मा 2 की वैल्यू उस बॉडी की यील्ड स्ट्रेस से वैल्यू की या तो बराबर हो या उसके प्लस माइनस, या तो कंप्रेसिव नेचर में उसके बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ये था रैंकाइन थ्योरी। रैंकाइन जी ने अपना एक एनालिसिस दिया था कि जब प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू उस बॉडी की यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू के या तो बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, तो ये आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, ये उन्होंने कंसेप्ट दिया था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको कुछ ज्यादा और यही इन्होंने लिख रखा है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा हो जाए तो आपकी बॉडी फेल हो जाएगी। वो किसने दिया था, रैंकाइन जी ने दिया था, अगर वो डक्टाइल मटेरियल है। और अगर वो ब्रिटल मटेरियल हुआ तो यील्ड स्ट्रेस की जगह आप कौन सी वैल्यू लोगे, यील्ड स्ट्रेस की जगह आपकी वैल्यू हो जाएगी अल्टीमेट स्ट्रेस। सिग्मा वाई को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, सिग्मा यू से रिप्लेस कर दोगे, बस और कुछ नहीं। अगर आप ब्रिटल मटेरियल का यूज कर रहे हो तो आप कौन सी स्ट्रेस को कंसीडर करके चलोगे, अल्टीमेट स्ट्रेस को कंसीडर करके चलोगे। यानी कि ब्रिटल मटेरियल का फेलियर तब कंसीडर किया जाएगा जब आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू अल्टीमेट स्ट्रेस से या तो ज्यादा हो जाए या उसके बराबर हो जाए। ठीक है, और जब इस थ्योरी को प्रैक्टिकल में यूज किया गया, प्रैक्टिकल्स में, तो उस एनालिसिस में ये निकल के आया कि ये जो थ्योरी है ये अपने सबसे अच्छे रिजल्ट देती है ब्रिटल मटेरियल के अंदर। ब्रिटल मटेरियल के लिए अगर वैसे इस थ्योरी को आप डक्टाइल में भी यूज कर सकते हो और ब्रिटल मटेरियल में भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये सबसे अच्छा रिजल्ट आपको देगी ब्रिटल मटेरियल्स के अंदर। अगर बहुत अच्छी एक्यूरेसी आपको चाहिए इस थ्योरी का यूज करने के लिए तो आप ब्रिटल मटेरियल का यूज करिए, तो ये थ्योरी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। एक की ये थ्योरी पढ़नी है हमें। दूसरी थ्योरी को समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। वैसे मैं आपको पूछ लेता हूँ, आपने पॉइजन रेशियो पढ़ा हर एक बच्चे ने फॉर्म के अंदर? पॉइजन रेशियो क्या होता है, कोई बच्चा, ये दीपक यादव कौन है, ये कौन सा टाइम है ज्वाइन करने का, दीपक यादव बोलना एक बार, जिसने अभी अभी ज्वाइन किया मीटिंग को, दीपक यादव चला गया क्या? चलो छोड़ो, ऐसे ही बच्चे हैं। आप बच्चों ने ना पॉइजन रेशियो पढ़ा था। पॉइजन रेशियो क्या होता है? कोई भी बच्चा अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताए कि पॉइजन रेशियो होता क्या है। किसी भी बच्चे को पता हो पॉइजन रेशियो का तो वो मुझे बता सकता है, पॉइजन रेशियो क्या होता है? एनीवन? पता है, वो डेफिनेशन नहीं पता। हाँ फॉर्मूला बता दो, मुझे तो फॉर्मूला ही चाहिए। सर लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है। हाँ यही इसकी डेफिनेशन होती है। आप सब बच्चों ने पढ़ा है कि पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये आप बच्चों को मैक्सिमम, जिन बच्चों ने फॉर्म 40 भी ध्यान से पढ़ी थी, याद होगा। मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, लेटरल स्ट्रेन क्या होती है? लेटरल स्ट्रेन होती क्या है? कौन कौन बच्चा बताएगा लेटरल स्ट्रेन क्या होती है? लेटरल स्ट्रेन, चलो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ही बता दो। पढ़ के स्ट्रेन की तो वैल्यू निकाल रखी है तुम लोगों ने। लेटरल स्ट्रेन क्या होती है और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होती है? कोई बच्चा बताएगा? एनीवन? चलो पहले यही चीज क्लियर करते हैं तुम्हारी। कोई बच्चा बता रहा है? क्योंकि देखो अगर तुम मुझे थोड़ा गर्ल, हाँ बोलो। The strain
acting on the body in lateral position अरे लेटरल का मीनिंग तो पूछना चाह रहा हूँ मैं तुम or in लोग। longitudinal position. लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, लेटरल क्या होता है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि एग्जाम में डेफिनेशन आएगी। तुम्हारा कंसेप्ट क्या है, हिंदी में बता दो मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होती क्या किसी भी बॉडी है, के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे सर जो स्ट्रेन जनरेट होती है ना सर, वो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती क्या है? हाँ बोलो। सर लेटरल स्ट्रेन जैसे हिंदी में बता रहा हूँ सर, जैसे सर्कुलर बार से रिलेटेड होती है, उसका डायमीटर वगैरह में चेंज हो तो उसे लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। इतना ही पता है सर। डायामीटर में चेंज, चलो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, मुझे डाउट पता लग गया तुम्हारे क्या है। देखो सर्कुलर बार। ध्यान से देखना। मैं एक ब्लॉक लेके चल रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। देखो मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, इसकी इनिशियल शेप कुछ ऐसी थी। जब मैंने इसको एक डायरेक्शन में ऐसे ना कोई फोर्स लगा, कोई सिग्मा स्ट्रेस लग रही है, इस स्ट्रेस का नेचर क्या है? टेंसाइल नेचर की स्ट्रेस है ना। तो टेंसाइल नेचर की स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, जो इस बॉडी की जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, तो इसकी लेंथ कुछ ऐसे इंक्रीज होगी, होगी नहीं होगी? ये इसकी लेंथ ऐसे इंक्रीज होगी। लेकिन जब इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, क्या कोई बच्चा देख पा रहा है जो इसकी जो हाइट या डेप्थ थी वो थोड़ी सी डिक्रीज हो गई? आप किसी बॉडी को खींचते हो और जब उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, उसकी डेप्थ वो थोड़ा पतला होना स्टार्ट हो जाती है ना। इसका एग्जांपल, तुमने रबड़ बैंड को जब खींचते हो, पहले रबड़ बैंड की थिकनेस कुछ और होती है, जब उसको तुम अच्छी खासी लेंथ तक खींच देते हो, लेंथ तो उसकी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो रबड़ बैंड की थिकनेस होती है वो कम हो जाती है ना। यस सर। जब थिकनेस कम हो रही है, कोई थिकनेस कम होने का मतलब क्या है? उसके अंदर कुछ कंप्रेसिव नेचर की स्ट्रेस आई होगी, नहीं आई होगी? कंप्रेसिव फोर्स लगी होगी उस बॉडी के अंदर इंटरनली, तभी तो उसकी लेंथ डिक्रीज हुई है, उसकी थिकनेस Yes, sir. डिक्रीज हुई है। और उसी वो जो थिकनेस आपकी इसकी वजह से डिक्रीज हुई है, जो आपकी स्ट्रेच के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये तो आपकी लेंथ एल थी, ये आपका लेंथ थी, और ये जो आपकी थी ना, ये जो डेप्थ है, ये आपकी क्या थी? सिग्मा के परपेंडिकुलर था ना ये वाला डायमेंशन। तो जो स्ट्रेन आपकी अप्लाइड स्ट्रेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो, उस स्ट्रेन को हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। ये देखो जो लेंथ में इंक्रीज हुआ, ये तो होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ। और जो आपकी थिकनेस में डिक्रीमेंट हुआ ना, इस थिकनेस की डिक्रीमेंट को हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। आज समझ आया तुम्हें लेटरल स्ट्रेन क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपकी स्ट्रेस की डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस होगी, और लेटरल स्ट्रेन जिस डायरेक्शन में आप स्ट्रेस लगा रहे हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंड्यूस होगी। समझ गए बच्चे? किसी बच्चे को कुछ डाउट पूछ सकते हैं? तो बेसिकली चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ये होगा ना। वो तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता ही है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, वो स्ट्रेन होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल, अब सिग्मा किसके अलोंग लग रहा है? लेंथ के अलोंग लग रहा है ना। जो सिग्मा लग रहा है हमारा लेंथ के अलोंग लग रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एल बाय एल होगी, अपॉन एल। ठीक है। और सिग्मा के परपेंडिकुलर वाला डायमेंशन कौन सा है? उसकी डेप्थ या थिकनेस। तो लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी? ब्लू पेन से दिखा रहा हूं। जो आपकी लेटरल स्ट्रेन होगी वो चेंज इन डेप्थ डी की वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डेप्थ, ये आपकी क्या होगी? लेटरल स्ट्रेन होगी। समझ पा रहे हो? स्ट्रेन दोनों है, स्ट्रेन का तो एक ही फॉर्मूला होता है, डायमेंशन में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अब यहाँ पर डायमेंशन आपका लेंथ का भी एक डायमेंशन है और डेप्थ का भी एक डायमेंशन है। लेंथ कौन सी है? जिसके पैरेलल आपकी शियर स्ट्रेस लग रही है, तो वो हो जाएगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और सिग्मा के परपेंडिकुलर कौन सा डायमेंशन? आपकी डेप्थ। तो उस डेप्थ में जो चेंज आएगा उसकी वजह से जो स्ट्रेन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है।
और कुछ डाउट किसी बच्चे को? एनी डाउट एक बार पूछ लो दोबारा से। पर लेटरल स्ट्रेन यही होता है जो डायमीटर में इसमें चेंज आ रहा है। डायामीटर नहीं कह रहा, लेटरल स्ट्रेन वो होता है आपने जिस डायरेक्शन में आपकी स्ट्रेस लगी है ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन इंड्यूस हो रही है उसको लेटरल स्ट्रेन बोले। मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूँ। अभी तो मैं नेक्स्ट डायरेक्शन में लगाई थी, ये आपकी मान लो एक ब्लॉक है, अब मैं इसके इस डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा रहा हूँ, सिग्मा लगा दी, ठीक है। अरे तो ज्यादा बड़ा हो गया अभी। ये आपकी एक ब्लॉक है, छोटी सी ब्लॉक बना के चल रहा हूँ, ठीक है। इसके ना परपेंडिकुलर इसकी इस डायरेक्शन में मैंने एक सिग्मा स्ट्रेस लगा दी, ठीक है। अब इस सिग्मा का इफेक्ट क्या होगा, ये ब्लॉक को ऐसे खींचेगी ना तो इसकी इफेक्ट की वजह से इस ब्लॉक की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी, हाँ या ना, फाइनल शेप ऐसी हो Yes, sir. जाएगी। तो देखो अब इसको इसको मान लो आप y मान लो, देखो मैं तो कलर चेंज कर लेता हूँ। इस डायमेंशन को आप y मान लो और इस डायमेंशन को आप मान लो x, तो कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब पहले अगर इसका y वाला डायमेंशन अगर y1 था तो दूसरा डायमेंशन आपका क्या हो गया, y2 हो गया, ठीक है। तो y1 माइनस y2 ये चेंज इन इस डायमेंशन में इतना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय y1, ये क्या होगी, स्ट्रेन हो गई। इस स्ट्रेन को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो ये वाली स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है ना ये सिग्मा की डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और Yes, और sir. और अब मैं इसको हटा देता हूँ y वाले को। अब आते हैं x पर, मैं कौन सा हरा कर ले रहा हूँ। अब मान लो इनिशियली जो ये वाला डायमेंशन था ये आपका था x1 और डिफॉर्मेशन होने के बाद ये क्या हो गया, x2 हो गया, ठीक है। तो इसमें चेंज कितना है इस डायमेंशन में, x1 माइनस x2 का चेंज आया डिवाइडेड बाय x1, ये एक स्ट्रेन आ गई। इस स्ट्रेन को हम क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे, क्योंकि जो सिग्मा लग रहा था उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये स्ट्रेन आपकी इंड्यूस हो रही है। समझ गए आप? अब किसी बच्चे को कुछ डाउट, तो जो ये वाली स्ट्रेन Yes, होगी sir. ये कौन सी स्ट्रेन होगी, लेटरल स्ट्रेन होगी। आप किसी बच्चे को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता हूँ अभी भी। एनी डाउट? आ गया सर समझ। या दोबारा बताऊं कुछ, कोई बच्चा लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में कंफ्यूज हो रहा हो, क्योंकि मुझे अगली थ्योरी ऑफ फेलियर में इसका यूज करना है। अभी मैं तुम्हें सिर्फ सिंगल स्ट्रेस लगा के दे रहा हूँ, मल्टीपल स्ट्रेस लगनी है बाद में, क्योंकि अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको उस चीज को। अभी तो बताने का कोई फायदा नहीं, बड़ा लंबी चीज है। किसी बच्चे को कुछ भी डाउट अभी तक वो मुझसे पूछ सकता है। हमारे पास 4 से 5 मिनट है, मैं आज आपको और एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराऊंगा। कोई बच्चा कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। एनी डाउट? पढ़ लिया करो भाई, घर बैठे हो, इतना टाइम है तुम्हारे पास, तुम लोग पढ़ते ही नहीं। एग्जाम तो वैसे ही होने हैं, तुम्हारे सिलेबस भी करवाया जा रहा है, फिर भी तुम पढ़ नहीं रहे, ये बात ठीक नहीं है। अभी तक मेरे पास ना तो टॉम की असाइनमेंट आई है किसी बच्चे की और ना ही एमडीएस की असाइनमेंट आई है। मैं दोनों में 0 नंबर लगा के भेज दूंगा तुम लोगों को। यार तुम्हारे पास आई है किसी बच्चे की असाइनमेंट अभी तक? धीरज, अभी तो सर नहीं आई। तो देख लो बच्चों भाई, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कितने नंबर लेना चाह रहे हो, पास होना चाह रहे हो, नहीं होना चाह रहे हो। मुझे फेल करने सर का दोनों में फर्स्ट चैप्टर का असाइनमेंट बना के सेंड करना है ना आपको। आप पहले बच्चे सीआर के पास सेंड करेंगे, सीआर सब कंपाइल करके फिर मेरे पास सेंड कर देगा। देखो तुम्हें पता है पिछले ठीक है सर। सेमेस्टर में हमने 10 बच्चों के नाम काटे हैं, तुम्हारी क्लास में 10 बच्चों के नाम कटे हैं ना। इस यस सेमेस्टर सर। में भी हम 10 बच्चों के नाम और काटते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें नाम काटने में, अगर नहीं पढ़ोगे। इतनी मेहनत करी जा रही है तुम्हारा ऑनलाइन लेक्चर लेने में और तुम्हारा रिस्पॉन्स 0 आ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है।
दो चीजों का यूज करा जा रहा है। आगे पीसी खोल रखा है मैंने, यहाँ फोन से मैंने दो जगह से लॉगिन कर रखा है। किसके लिए लॉगिन कर रखा है भाई? तो लेकिन तुम लोगों का रिस्पॉन्ड ही 0 आ रहा है। अभी तक तुम बुक नहीं खरीद पा रहे हो। पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, अगर बुक नहीं आ रही उन पीडीएफ की प्रिंट आउट ही निकाल लो एटलीस्ट। कुछ अपने लेवल पे भी मेहनत करोगे तुम लोग, मेहनत कर लो, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो हर बच्चा अपने लॉस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ। मेहनत नहीं करोगे, मुझे हार्ड स्टेप लेने पड़ेंगे, तुम्हें पता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ, अच्छी बात है। कई महीने से तुमने मजे बहुत ले लिए, बिना पेपर दिए तुम्हारे पास हो गए सबके सब बच्चे। ये नहीं हो कि इस पास होने कोई फायदा ही ना हो। थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो तो अच्छा रहेगा, जो भी बच्चा सीख रहा है। समझ गए? कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है बच्चा मुझसे अभी भी। एनी डाउट? सर टर्म का किसका बनाना है? तो उनका तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और सेकंड चैप्टर मैंने काफी 1/3 सेकंड चैप्टर भी हो चुका है। हाँ सर, टर्म के अलावा और का किसका बना बनाना है? लेंगे। टॉम और एम, तुम्हें पता ही नहीं मैं क्या पढ़ाता हूँ। तुम लोग 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, मशीन डिजाइन और थ्योरी ऑफ मशीन। ये किस चीज का लेक्चर चल रहा है तुम्हारा सज्जू? जी सर। किस चीज का लेक्चर चल रहा है तुम्हारा? सर टर्म का चल रहा है। वाह, यानी कि तुम फोन रख के और कहीं बैठा हुआ था। चल अच्छी मशीन बात है। डिजाइन। नो क्या सर, फोन तो हाथ में सुन रहा हूँ तुझे सर। यही नहीं पता मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तुझे? है उनका चल रहा है। कमाल कमाल के बच्चे हैं, ग्रेट होते हैं बच्चे, है ना। चलो वो तुम्हारी दिक्कत है। और ये हरीश रेवरिया, भाई रोल नंबर नहीं है तेरा कुछ? ये एब्सेंट लगेगी जिन्होंने अभी तक रोल नंबर नहीं डाला है। हरीश रेवरिया, अंशु कुमार, पता नहीं है कौन है, मुझे रोल नंबर ही नहीं पता इन बच्चों के। बैठे रहो बिना रोल नंबर के। सर मैंने ग्रुप में भी अनाउंस कर दिया था, फिर भी इन्होंने चेंज नहीं किया, तो अरे ये ये इन बच्चों की दिक्कत है, लगती रहेगी एब्सेंट, हमें क्या है। मैंने ग्रुप में सर स्पेशली मैसेज किया था कि अपना रोल नंबर एडिट कर लो नाम हटा के, तो अब फिर भी इन बच्चों ने नहीं किया है। इनका ही नुकसान है सर फिर। भाई मैं एब्सेंट लगा रहा हूँ जिन बच्चों को मुझे रोल नंबर नहीं दिख रहा। अब एक नाम के कई बच्चे आ जाते हैं, तो किसको ढूंढता बैठूंगा? तुम्हें 2 मिनट का तुम मेहनत नहीं कर सकते? सारी मेहनत टीचर ही करेगा तुम्हारी अटेंडेंस लगाने में। तुम्हारी खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सर कहाँ से रीनेम हुआ? अच्छा, तुझे अपना नाम डालना आता है लेकिन वो नंबर डालना नहीं आता। अंशु, सर रीनेम कहाँ से होगा फिर से? अपने दोस्तों से पूछो, वो बता देंगे। ठीक है, दोस्त है क्लास में? ठीक है सर। दोस्तों से पूछो और रीनेम करो, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, चलो मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग को, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू। सर थैंक यू।